नमस्ते बच्चों, मैं महेश पालीवाल अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कक्षा 10वीं का पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद, ठीक है, पोलिनोमियल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो 9th क्लास में पढ़ी थी उन चीज़ों को हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ये क्या होता है? तो वह राशि या वह संख्या या सिंबल कह सकते हैं इंग्लिश में कहें तो, जिसका मान स्थिर हो, अचर राशि कहलाती है। मतलब जिसका मान क्या हो, एक स्थिर हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? अचर राशि कह देंगे। दूसरी है चर। चर मतलब वेरिएबल, वह संख्या जिसका मान बदलता हो, चर राशि कहलाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं दोनों को। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हम a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर r त्रिज्या होती है और a क्षेत्रफल होता है और पाई का मान हमेशा 22/7 रहता है। तो यहाँ पर क्या है, r बदलेगा तो उसके अनुसार a का मान बदलेगा, पर पाई का मान हर स्थिति में वही रहेगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए आप। अगर हमने r बराबर 1 रखा तो a का मान क्या आ गया? पाई इंटू 1 स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 1 कितना आया? पाई आया। अगर हमने r बराबर 2 रखा तो a बराबर क्या आया? पाई इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 4 पाई आया। r बराबर जैसे 3 रखा तो a बराबर पाई इंटू 3 स्क्वायर, पाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 पाई। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे r का मान बदल रहा है वैसे वैसे a का मान भी बदल रहा है, पर हर स्थिति में पाई का मान क्या है? 22/7 ही है। तो ऐसे जो सिंबल हैं या ऐसी जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाती है? अचर कहलाती है, ठीक है। मतलब जिनको कांस्टेंट कह देंगे। तो यहाँ पर पाई क्या हो गया? अचर हो गया। और r और a यहाँ पर क्या है? चर है। मतलब इनका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है। तो जनरली हम सामान्यतः हम चर को a से z के अंग्रेजी अक्षरों से दर्शा सकते हैं, ठीक है। और अचर वगैरह जो होंगे, जैसे कहीं भी, जैसे 2 हो गया, कहीं पाई हो गया, कहीं a हो गया, तो वो स्थिति के हिसाब से अचर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला बीजीय व्यंजकों की। ये क्या होते हैं? तो ऐसे व्यंजक जो चर, अचर व बीजीय संक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ठीक है, इनमें से जो भी होगी से बने हो या सबसे बनी हो, ठीक है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। एक बार आप वापस सुन लीजिए। ऐसे व्यंजक जो चर, अचर व बीजीय संक्रियाओं जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग से बने हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 7x क्यूब माइनस 3। तो ऐसे जो भी व्यंजक हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? चर भी है, x क्या है? यहाँ पर चर है, और 3 क्या है? अचर है, ठीक है। इसमें देखिए आप, x और 5, ठीक है। तो चर और अचर दोनों मिक्स है और इसमें अचर ही है, पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? प्लस और माइनस से। अब इन सभी में एक जैसी संख्या दिख रही है, जैसे एक्स एक्स दिख रहा है, तो इसको हम एक चर वाला व्यंजक कह देंगे। क्या कह देंगे? एक चर वाला व्यंजक। इसमें भी एक ही चर है एक्स, तो ये एक चर वाला व्यंजक हो गया। अब यहाँ पर ये जो है वो पद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पद। जैसे प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया। 3 पद है तो ये 3 पदी हो गया। अब यहाँ पर 2 ही पद है तो ये द्विपद हो गया, ठीक है। बात करते हैं बहुपद की। तो उन बीजीय व्यंजकों जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2 से लेकर के जो भी अनंत तक चलती है हो, बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अपन 2-3 उदाहरण लेते हैं, उसमें देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 5x घात 1/2 प्लस 3x प्लस 8, 5 अंडर रूट x प्लस 3,
7/x प्लस 8, 6x² प्लस 5x³ माइनस 2x प्लस 7। ये हमने कुछ एक उदाहरण लिए। अब इनमें से कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं हैं, वो इस परिभाषा के हिसाब से तय होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें सारे जो है चर x ही है, तो ये एक चर वाला बहुपद हो सकता है। ठीक है, अब किस पे तय करेगा है या नहीं है, ये सिर्फ इन घातों पर तय करेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, चर की घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, यहाँ चर की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। अब यहाँ 2 है तो 2 के साथ कुछ नहीं है तो हम x घात 0 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या उसकी घात 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी क्या मानेंगे, पूर्ण संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो x घात 0 क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो इसमें जितने भी हैं पद उन सभी में घात कितनी है, पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ घात कितनी, 1/2 है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ 5√x लिख रखा है, मतलब 1/2 हो गया। अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो यहाँ पर भी घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। अब इसे देखिए आप, 7/x, अगर x है नीचे देखें तो घात कितनी है, 1। अब नीचे से ऊपर ये जाएगा तो x घात क्या हो जाएगा, -1 प्लस 8। तो यहाँ पर घात क्या है, ऋणात्मक आ गई। ठीक है, तो ऋणात्मक आ गई इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए सब में घात एक जैसी चल रही है, यहाँ घात 2 है, 3 है, 1 है और यहाँ x घात 0 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, उन बीजीय व्यंजकों जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब बहुपद की घात की बात कर लेते हैं। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात, अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, हम ये एक बहुपद है। अब इनमें जो भी चर है उनमें सबसे ऊंची घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो अगर किसी भी बहुपद में जो चर है उसकी सबसे ऊंची घात उस बहुपद की क्या कहला जाएगी, घात कहला जाएगी। तो यहाँ पर घात कितनी है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3। अब जैसे 7x प्लस 8 है, यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो ये इसकी घात हो गई। ठीक है, ये बहुपद x में है तो इसको हम px से दर्शा सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी बहुपद, जैसे ये बहुपद एक चर में है, एक चर कौन सा है, x, तो इसको हम px से दर्शा सकते हैं। मान लिया कोई बहुपद है जैसे 7y³ माइनस 8y प्लस 5। अब ये बहुपद y में है तो इसको हम p ऑफ y से लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे कोई भी बहुपद t में है, जैसे t³ 5t² 7t प्लस 8, ये बहुपद t में है तो इसको हम pt से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, एक चर वाले बहुपदों के लिए ही है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में एक चर वाले बहुपद ही है। अब हम गुणांकों की बात कर लेते हैं। जैसे ये एक बहुपद है, इस बहुपद में हमें x का गुणांक अगर पूछा जाए तो हम क्या लिख देंगे, 7। अब जैसे इस बहुपद में हमें y का गुणांक पूछ लिया तो हम क्या लिखेंगे, -8। संख्या जो है वो चिन्ह समेत ली जाती है। अब जैसे t² का गुणांक पूछा गया हमें, इस बहुपद में t² का गुणांक क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, -5। इसी बहुपद में अगर t का गुणांक पूछे तो हम क्या लिखेंगे, 7। इसी बहुपद में अगर t³ का गुणांक पूछे तो अब यहाँ पर कुछ संख्या दिख नहीं रही, तो 1 हमेशा इसके साथ होता है, तो इसलिए t³ का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर और देख लीजिए आप, जैसे x² है तो x² का गुणांक कितना है, 6। x है तो x का गुणांक कितना है, -2। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी हमें गुणांक के बारे में पूछा जाए तो हम इस तरह से लिखते हैं। अब हम बहुपदों के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो बहुपदों का वर्गीकरण हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक उनकी घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर बहुपद की घात 1 है तो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे
3x प्लस 2 ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात 1 है। 5x ये भी एक रैखिक बहुपद है। 3 माइनस 7x ये भी एक रैखिक बहुपद है। यहाँ घात 1 है। अब अगर घात 2 होती है सबसे बड़ी, तो उसको हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये एक द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, इसलिए इस बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कह देते हैं। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल और देख लो, -3x स्क्वायर प्लस 5 ये भी क्या है? एक द्विघातीय बहुपद है। अगर घात 3 है तो उसको हम त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। जैसे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 ये एक त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, 3x क्यूब प्लस 5 ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है। यहाँ पर जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसे हम त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। अब पदों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो अगर पदों की संख्या 1 है तो वो एक पदी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 5x है, 5x क्या एक पदी है। ठीक है, अब द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं, तो एक ये जैसे ये है 3x प्लस 2 ये भी एक द्विपद है, ये भी एक द्विपद है, ये भी एक द्विपद है, ये भी एक द्विपद है। मतलब जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसको हम द्विपद कह देंगे। ठीक है, अब 3 पद, अब जैसे यहाँ पर आप ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये एक त्रिपद है। ठीक है, कोई भी और उदाहरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये त्रिपद हो गया। 3 से अधिक कोई भी होगा तो बहुपद जनरली उसका नाम रख दिया। ठीक है, जैसे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसमें 3 से अधिक पद है तो इसलिए इसको हम बहुपद कह देते हैं। अचर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है और उसमें भी सिर्फ कांस्टेंट ही होता है, जिसमें 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे 1 है, 5 है, 7 है, -2 है, ये सारे क्या हैं? अचर बहुपद के उदाहरण हैं। ठीक है, 1 है तो 1 के साथ हम x पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक बहुपदी कहलाता है इसलिए। ठीक है, 5 है, इसी तरह से 7 है, इसी तरह से -2 है, तो ये सारे क्या हैं? अचर बहुपद के उदाहरण हैं। अचर बहुपदों की घात क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अचर बहुपद जो होगा उसकी घात क्या होगी? 0 होगी। अब शून्य बहुपद की बात कर लेते हैं। तो 0 जो होता है वो शून्य बहुपद होता है। 0 क्या होता है? शून्य बहुपद होता है और इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, याद रख लेना आप, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अचर पद और शून्य बहुपद में अंतर समझ लेना। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं, बहुपद के शून्यक। ये क्या होते हैं? तो किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को रखने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे px बराबर x माइनस 2 है। px बराबर क्या है? x माइनस 2 है। अब हम x की जगह 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। तो x की जगह 2 रखने पर क्या आ गया आंसर? इस बहुपद का 0 आ गया। तो 2 क्या हो गया? इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। ठीक है, तो वह वास्तविक संख्या जिसको बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए तो उस वास्तविक संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। और उदाहरण लेते हैं, जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ x की जगह 1 रख के देखते हैं, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तब 1 का वर्ग किया कितना आ गया? 1। 2 का 1 से गुणा किया 2 प्लस 1। अब देखिए आप 1 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया? 2 और ये -2, तो 2 माइनस 2 रखने 2 माइनस 2 किया तो कितना हो गया? 0। तो यहाँ पर 1 क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है, तो वह वास्तविक संख्या
जिसको किसी भी बहुपद में चर के स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वो संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, इसे हम समझने के लिए सबसे पहले हम रैखिक और द्विघातीय बहुपदों को ग्राफ द्वारा दर्शाएंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, जैसे ax प्लस बी, यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये एक रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं, y बराबर ax प्लस बी। तो इस तरह के जो भी समीकरण थे उनका ग्राफ बनाना कक्षा 9 में हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसी का प्रयोग करके यहाँ भी हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे एक रैखिक बहुपद है 2x प्लस 4, जैसे एक 2x प्लस 4 रैखिक बहुपद ले लिया और इसको हम क्या कर लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए पहले हमें पॉइंट्स चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, वो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ पर x की जगह कोई भी मान रख सकते हैं हम, जैसे मैंने x की जगह 0 रख लिया, तो x बराबर 0 रखा तो y कितना हो गया, 2 इंटू 0 प्लस 4। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 0 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 4। तो x मैंने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 4। 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 में 4 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, 6। x बराबर -2 रख लेते हैं, तो y बराबर 2 इंटू -2 प्लस 4। तो 2 इंटू -2 ये हो गया -4 प्लस 4। तो -4 प्लस 4 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 1 रखा था तो y का मान कितना आया था, 6। -2 रखा था तो कितना मान आया, 0। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर दर्शाते हैं। x कितना है, 0 और y 4, x 0 और y 4। ठीक है, इसी तरह से x 1 और y 6, ये x का मान 1 है और y कितना है, 6। x कितना है, -2 और y 0। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने पर हमें एक सरल रेखा की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो ये रेखा x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसका x निर्देशांक इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। जैसे ये रेखा देखिए आप, x अक्ष को -2 और y निर्देशांक क्या है, 0, तो -2 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका x निर्देशांक जो है इस बहुपद का क्या होता है, शून्य होता है। और रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्य होता है। ठीक है, इसीलिए यह x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी तरह से ये ax प्लस बी है। ठीक है, इसके शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर लिख लिया, तो x कितना आ गया, -b/a। अर्थात अगर इस रैखिक बहुपद को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये ग्राफ को -b/a और 0 पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी तरह से जैसे y बराबर x -3 है, अब इसको हम रेखा चित्र पर दर्शाएंगे तो ये x अक्ष को 3 और 0 पर प्रतिच्छेद करेगा। कैसे करेगा देख लीजिए आप, x -3 को 0 के बराबर लिख लो आप, तो x कितना हो गया, 3। तो 3 क्या हो गया, इसका शून्य हो गया और y निर्देशांक हमेशा 0 ही होगा, तो 3 और 0 पर यह प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाए तो वो x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका x निर्देशांक उस बहुपद का एकमात्र शून्यक होगा। अब हम द्विघातीय बहुपद का ग्राफ बनाते हैं। मान लिया x स्क्वायर -3x -4 एक द्विघातीय बहुपद है जिसे हमने y के बराबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, x की जगह अलग अलग मान रख करके y के अलग अलग मान ज्ञात कर लेंगे जिससे हम ग्राफ बना सकें। तो सबसे पहले हम x की जगह -2 रख लिया, तो y बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -3, x की जगह -2 रख लिया और ये -4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6 हो गया और ये -4, ये दोनों कट गए, कितना आ गया, 6। अब x की जगह -1 रखा
तो y बराबर हो जाएगा -1² -3, ये एज इट इज़ लिख दिया, x की जगह -1 रख लिया और ये -4, तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4 हो गया और ये -4, तो 1 और 3 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 0 आ गया, तो -1 रखने पर 0 आ गया और -2 रखने पर 6 आ गया। इसी तरह से हमने 0 रखा तो -4 आ जाएगा, 1 रखा तो -6 आ जाएगा, 2 रखा तो भी -6 आ जाएगा, 3 रखा -4 आ गया, 4 रखा 0 आ गया, 5 रखा 6 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है -2 और 6, x कितना है -2 और y कितना है 6 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा, ये पहला पॉइंट ये हो गया। फिर है x -1 और y कितना है 0, x -1 और y 0, ये यहीं आ गया। फिर देखिए आप x कितना है 0 और y कितना है -4, ये पॉइंट यहाँ आ गया। फिर देखिए आप x कितना है 1 और y कितना है -6, तो 1 और ये -6। फिर इसी तरह से देखिए आप x कितना है 2 और y कितना है -6, तो 2 और ये -6। फिर 3 और -4, 3 और ये -4। फिर 4 और 0, फिर 5 और 6। अब हम इन सबको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ा तो जोड़ने पर जो ग्राफ आया उसको देखने पर हमें ज्ञात होता है कि कोई भी द्विघातीय बहुपद जो होगा उसका ग्राफ या तो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। ये किस पर निर्भर करेगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक पर निर्भर करेगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका अगर ए से अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है मतलब मान लिया ए उसका गुणांक मान लिया, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 से बड़ा है तो ऊपर की ओर बनेगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 0 से छोटा है तो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, अब इन शेप को क्या कहते हैं, इन आकृतियों को क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ये आकृति क्या कहलाती है, परवलय मतलब पैराबोला। ठीक है, तो किसी भी द्विघातीय बहुपद का हम ग्राफ बनाते हैं तो या तो ऊपर की ओर वाला परवलय बनेगा या नीचे की ओर परवलय का नीचे की ओर वाला परवलय बनेगा। ठीक है, जैसे द्विघातीय बहुपद है उसको हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से दर्शा देते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है, अगर ये ए 0 से बड़ा है तो ऊपर की ओर बनेगा और अगर ए 0 से छोटा है तो नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, और द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ बनाया है एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर देखिए आप -2 और 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सॉरी -1 और 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है और इधर 4 और 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक हो जाएंगे, एक शून्यक हो गया -1 और दूसरा शून्यक हो गया 4। तो ग्राफीय निरूपण की सहायता से भी किसी भी बहुपद के शून्यकों का पता लगाया जा सकता है।